दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। लास्ट की दो क्लासेस में हमने एक में तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और एक में हमने सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज हमें एवरेज ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर और यहाँ पे कॉमन फैक्टर वगैरह के बारे में चीजों को पढ़ना है। तो चलिए आपको सीधे अपनी क्लास में लेकर के चलते हैं और वहीं पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जिन 6 चीजों पे बात की है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, गुणनखंडों के बारे में बात की है। तो उम्मीद है आपने अभी तक की ये सारी चीजें अच्छे से सीखी होंगी। चलिए अगली हेडिंग लगा लो, एवरेज ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों का औसत। अब कोई आपको नंबर दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनके गुणनखंडों के औसत हमें बताइए। तो हमें गुणनखंडों का यहाँ पे औसत निकालना या फिर अपवर्त्यों का औसत निकालना या फिर एवरेज ऑफ फैक्टर। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या है, 100 है। क्या है? 100। अच्छा, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर सम ऑफ टर्म्स ऊपर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यही चीज तो पढ़ रखी है आपने। एवरेज जो होता है वो पदों का योग ऊपर और पदों की संख्या नीचे। अब हमें यहां पे बात करनी है एवरेज ऑफ फैक्टर के बारे में, तो फिर यहां पे टर्म्स की जगह बस फैक्टर हो जाएगा। सम ऑफ फैक्टर ऊपर और नंबर ऑफ फैक्टर नीचे। और अभी अभी आपने सीखा है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आप इससे पहले जब क्लासेस ले चुके हैं तो वहां पे आपको सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालने आते हैं तो हम सम ऑफ फैक्टर निकाल लें और नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें। तो सम के पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने आपसे क्या बताया था, याद करो जरा। पहली बात 100 को लिख लो, क्या 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी घात हो उसमें एक बढ़ा बढ़ा करके लिख दो। 3 गुणे 3 9, मतलब ये है नंबर ऑफ फैक्टर, तो 9 होंगे। हमें सम ऑफ फैक्टर भी निकालना है। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने बताया था कि इसी 2 की घात 2 और 5 की घात 2 को कैसे लिखें। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 2 को 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। सॉर्ट आउट कर लो। 25 5 30 और 1 31 गुणे 4 2 6 और 1 7। 7 से गुणा करा दोगे, 7 1 7 और 7 3 21। जरा देख लो क्या 9 से कट रहा है? 7 2 9 और 1 10। 9 से नहीं कट रहा है। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि 100 का जो एवरेज ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा, 217/9 होगा। या फिर आप यहां से 9 से भाग भी करा सकते हो। 9 से भाग कराओगे दशमलव में संख्या आएगी। क्लियर है ना? तो एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सम ऑफ फैक्टर ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर नीचे लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। चलो एक और एग्जाम में आया वो सवाल ले लेते हैं, क्या 60। हमें 60 के जरा निकाल लें। तो 60 की अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 60 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 60 को हम लिखेंगे 12 गुणे 5 के रूप में। 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। तो देखो 2 कितनी बार आया? 2 आया है 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 5 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, सबसे पहली बात हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने। क्या निकालें? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जो भी घाते हो उनमें एक एक जोड़ दो। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, 1 में 1 जोड़ोगे 2 और 1 में 1 जोड़ोगे 2। तीनों का आपस में गुणा करा दो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब नीचे तो भाई 12 रहना। आपने यहाँ पे भी यही चीज की थी, जो भी घाते थी उनमें एक एक जोड़ा था हमने और हमने गुणा कराया था। यहाँ पे वही चीज, जो भी घाते 2 1 और 1, उसी में हमने एक एक जोड़ दिया और आपस में गुणा करा दिया। अब बात आती है सम ऑफ फैक्टर निकालने की, मतलब गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको इन्हीं सभी को शॉर्ट आउट करना। इसको हम अभी इतना थोड़ा सा हटा देते, ठीक है, यही शॉर्ट आउट कर लें। 2 की घात 2 को लिख लो, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। 3 की घात 1 को लिख ले, 3 की घात 0 और 3 की घात 1। 5 की घात 1 के लिए 5 की घात 0 और 5 की घात 1। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1
7। इनको यहीं पे ऐसे लिख लो, 7 गुणे 4 गुणे 6। 6 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, और 7 दूनी 14। तो कहने का मतलब है कि 60 के गुणनखंडों का औसत कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगले हेडिंग लगा लो, यहां से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने समझ तो लिया ही होगा। अब बात आती है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा देखो, जैसे कि कभी भी अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, कभी भी आपको कोई नंबर दिया, हमने आपसे पूछा कि 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सपोज कोई ऐसा सवाल आ जाए कि a की घात p इंटू बी की घात q इंटू सी की घात r, कुछ इस तरीके से, लेकिन इनमें जो a, b और c हो वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर a की घात p इंटू बी की घात q इंटू सी की घात r के फॉर्मेशन में कोई संख्या दी गई है और आपसे पूछा है इसमें अभाज्य संख्याएं कितने होंगे या फिर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, और a b c कैसे हो? अभाज्य संख्याएं हों, तो अगर आपसे प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं तो जो इनकी घातों का योग होगा, जो इनकी घातें होंगी, उन्हीं का योग यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। 100 है, 100 को हम सबसे पहले 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और आपसे बोला गया था कि ये जो a b c संख्या होनी चाहिए, ये कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 100 को हमने लिखा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 के रूप में। तो हमसे अगर पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो फिर हम डायरेक्टली इनकी घातों को जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना? 4। बात समझ में आ गई? अगर एक और छोटा सा सवाल लेना चाहे, हमने सवाल लिया कि 2 की घात 17 गुणे 3 की घात 15 गुणे 5 की घात 16। ठीक है, तो अगर हमसे यहां पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे गए, क्या चीज? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या हमसे पूछी गई है तो हम सीधे सीधे इन्हीं को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 16 16 16, यहां 17 है, 17 से एक इधर चला जाएगा, 16 हो जाएगा, इन दोनों जगह 16, 16 तिया 48, मतलब ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाने? 48। ध्यान रखिएगा, शर्त ये है कि ये जो आधार में ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं 2 3 5 या फिर a b c, ये कैसी संख्या होनी चाहिए? ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, उस पे आपसे बात करते हैं। यहां पे हमने सवाल लिया है 2 की घात 10 गुणे 3 की घात 10 गुणे 4 की घात 10 गुणे 5 की घात 10 गुणे 6 की घात 10, सभी में 10 10। हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे आप बताइए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? क्या चीज? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या फिर अभाज्य अपवर्त्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो 4 और 6 लिखे हैं ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, और हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो भी आधार में संख्याएं लिखी होनी चाहिए वो अभाज्य संख्याएं हो। तो अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 की घात कितनी है? 10, और 2 गुणे 2 की घात 10 का मतलब होता है कि 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10। नहीं है समझ में? ठीक है, तो 4 को आप इस रूप में लिखेंगे 2 की घात 10 गुणे 2 की घात 10, और इस 6 को हम क्या लिखेंगे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 की घात 10 और 3 की घात भी कितनी? 10। अब सभी को ऐड कर लो, यहां पे 10, यहां पे 10 और 10 20, यहां पे देखो 4 की घात 10 को हमने इस रूप में लिख रखा है, तो 10 और 10 20, 10 30 और 10 40, 5 में फिर हो गई कितनी? 50, और उसके बाद फिर यहाँ पे 6 की घात 10 में देखो हमें 2 बार 10 मिला है, तो 10 60 और 10 70, मतलब ये कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 70 होगी। बात समझ में आ गई?
तो इसको आप तोड़ने को मत भूलिएगा, ठीक है। अगर सपोज कर लो 8 की घात 16 दे देता है तो 8 को हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 16 पहले से ही है तो 16 गुणा आपको फिर 3 में कराना होगा। तो फिर कहने का मतलब सवाल क्या बन जाएगा, 2 की घात 48 बन जाएगा, क्योंकि आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, और जो घात 16 है वो तो सभी में जाएगी ना, तो 16 16 16 3 बार ऐड हो जाएगा, मतलब 2 की घात 3 की घात 16 बनेगा। ओके, चलिए भाई इसको भी हटा देते हैं और अगली हेडिंग डालो सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से सवाल बनते हैं, एक तो अभी हम लोग पढ़े ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स वगैरह में जो सवाल आते हैं वो अपने फैक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो सवाल आता है वो आता है एलसीएम एचसीएफ से। तो एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उसको वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात आती है हमारे लिए कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर बोले या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले या फिर सार्व गुणनखंड बोले। देखो, जो सार्व गुणनखंड है वैसे हमारे एग्जाम में 4 तरीके से यहां से सवाल बन सकते हैं। हमारे एग्जाम में कितने 4 तरीके के सवाल बन सकते हो। पहली बात, पहला जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n, और आपसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर बता दो, सार गुणनखंड बता दो। लेकिन बात ये आती है, आपसे ये बोल देगा कि यदि n एक विषम संख्या हो, n कैसी संख्या हो, विषम हो, तो पहला तो ये बन जाएगा, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या बनना है। दूसरी चीज ये है, यहीं पे आपसे सवाल बोलेगा कि यदि x की पावर n प्लस a की पावर n, और यहाँ पे n क्या बोल दिया, n एक सम संख्या है, n कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो फिर आपके सामने कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा। ओके ना, दो और बनते हैं, दो और कैसे, जब यहाँ पे बीच में प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, तो x की पावर n माइनस a की पावर n, यदि n क्या हो, विषम हो। दो सवाल बनते हैं विषम पर और आपसे कॉमन फैक्टर पूछा जाता है, और दो सवाल बनेंगे सम पर। तो फिर यहां पर भी इसी तरीके से, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n और n कैसा हो, विषम संख्या हो, तब फिर एक सेकंड, विषम नहीं सम संख्या, विषम के दो हो गए और दो सम के, दो प्लस के हो गए और दो माइनस के, तब फिर यहां पर कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा। चलिए इन सवालों को एक साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आपके सामने एक साथ में लिख दिए गए हैं, क्योंकि यहां से आपको अगर हम एक कराते तो शायद अगले वाले में जाकर के, या फिर एक दो कराने के बाद जब लास्ट वाले में पहुंचते तो शायद आप भूल जाते कि पहले वाले में क्या कराया गया था। इसलिए चारों आपके सामने है, चारों में निष्कर्ष जरा समझ लीजिए। देखो भाई, जब कभी x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर n की जो घात है वो कैसी है, विषम है, अगर घात विषम है तो जो आधार में चीजें लिखी हैं वही आपका आंसर होंगी, मतलब x प्लस a ही हमारा कॉमन फैक्टर है। हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस a, x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर n कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम, अगर घातें विषम है, अगर घातें कैसी है, विषम है, तो सीधे सीधे जो आधार, बस घातों को हटा करके जो संख्या लिखी हुई है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, x माइनस a। वही चीज देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे घात कैसी है, सम है, यहाँ पे n के प्लेस पे सम संख्या लिखी होगी। जैसे कि हम बोल दें कि भाई, अभी हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात की गई तो सम और सम यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है, ए माइनस बी। तो वहां पे देखो बीच में क्या होता है, माइनस, बीच में क्या होता है, माइनस। तो माइनस के केस पे आप एक बार जोड़ते हो, एक बार घटाते हो, तो यहां पे भी देखो क्या है, बीच में माइनस है। और अगर घात सम है, घात कैसी है, सम है, तो आप एक बार इसको x प्लस ए कर दोगे और एक बार x माइनस ए कर दोगे। नहीं है, जब घात सम होगी और बीच में माइनस लगा होगा तो एक बार हमें जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है, ठीक है। यहां पे देखो, जब घात विषम थी तो फिर आपने x प्लस ए रखा था, जब घात विषम है तो फिर आपने x माइनस ए, मतलब जैसा था वैसे ही रखा था।
यहाँ पे x प्लस ए आया था, यहाँ पे x माइनस ए आया, और इस वाले सवाल में x प्लस ए x माइनस ए दोनों आ गए। तो यहां के लिए क्या होगा, यहां पर नो कॉमन फैक्टर मिलेगा, यहां पर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो यहां पे हमें नो कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है। जब भी कभी भी अगर घात सम हो और घात अगर सम होगी और बीच में अगर प्लस का साइन लगाओ तो हमें उसमें से कोई भी सार्वगुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करें तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, क्या 95 की घात 97 प्लस 5 की घात 97 में अगर हमने आपसे कॉमन फैक्टर पूछा तो फिर आप क्या बताएंगे। आपने देखा घात कैसी है, सम है, विषम है, घात विषम है, बीच में प्लस है, तो सीधे सीधे ऐड कर दो। 95 और 5 कितना, 100। यहां भी केस पे सपोज करो हमने इसी तरीके से सवाल लिख दिया कि 98 की घात भाई 106 प्लस 2 की घात 106। तो अब देखो यहां पे क्या है, घात सम है, तो घात सम होने के केस पे कॉमन फैक्टर क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर। ध्यान रखिएगा जीरो मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसमें उसमें कहने में अंतर है। तो जीरो मत बोल देना कि जीरो कॉमन फैक्टर होगा, नो कॉमन फैक्टर आप बोल देंगे, मतलब कोई भी सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं होगा। कॉमन फैक्टर अब अगर हम x की पावर n माइनस ए की पावर n के लिए देखते हैं तो यहां पे हमने एक सवाल लिख दिया कि भाई 106 की घात 17 माइनस 96 की घात 17। n कैसा है, विषम है, विषम के केस पे सीधे सीधे कॉमन फैक्टर वही निकल के आता है जो आपको दिख रहा होता है। तो 106 में 96 जाएगा, कितना बचेगा, 10। एक यहाँ पे सवाल है, तो इसमें सवाल देखो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ऐसा कुछ ले लेते हैं, 106 की घात 18 माइनस 96 की घात 18, ठीक है। आपने देखा घातें कैसी है, सम है, सम है और अगर बीच में माइनस है तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो एक बार 106 प्लस 96 और एक बार 106 माइनस 96। तो 106 और 96 के बीच का अंतर कितने का, 10 का, गुणे 106 और 96 को हमें जोड़ना है। तो 6 और 6 12 पे 2 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 202। 202 का गुणा 10 में कराओगे तो 2020, मतलब 2020 जो वर्ष चल रहा है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2020। बात समझ में आ गई है ना, कंफर्म है। चलिए उम्मीद है आपने जो चीजें पढ़ी होंगी फैक्टर्स के बारे में वो आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिएगा कॉमन फैक्टर मेरा फेवरेट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एलसीएम एचसीएफ में भी। तो एलसीएम एचसीएफ में भी यहाँ से आपके सामने सवाल बनते हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं फैक्टर्स में आप उनको सभी को रिवीजन कर लीजिए। अभी एक क्लास आने वाली है जो कि यहीं से जो भी आपसे सवाल एग्जाम में मिसलेनियस टाइप में पूछे गए वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास ओवर, थैंक्स।